हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल। मेरे ख्याल से सभी ठीक होंगे। ठीक है, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखते हैं, चलो बच्चों अभी अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा पेन कहाँ है? अरे ये रहा यार। चलो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो ये जो टॉपिक है ये हमारा चैप्टर है क्लास 11th का, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ से आप सीखते हैं कि वर्क, कोई भी कार्य जो हम करते हैं, वर्क बेसिकली वर्क जो भी हम कर रहे हैं वो कैसे होगा, उसके लिए एनर्जी क्या होगी। ठीक है, और हमारा जो पावर है, पावर रेशियोज हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है कि कई बार हम ऐसी चीजें देखते हैं जो हमने रियल लाइफ में देखी होती है, उनका फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी टाइप का वर्क करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप फिजिक्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आप फिजिक्स से प्यार करोगे तो फिजिक्स आपको हर जगह दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो अभी हम वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखना जरा, ये टॉपिक कुछ वैसा ही है जो हम रोज हमेशा अपने रियल लाइफ के अंदर देखते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है भाई, हो गया सर हमारा टॉपिक। तो देखो बच्चों, वर्क क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क मतलब कार्य। ठीक है, तो देखो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव थ्रू, मतलब बॉडी मूव हो रही है। ठीक है, द बॉडी मूव थ्रू सम डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द फोर्स। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे पास एक बॉडी है, हम एक बॉडी लेते हैं। ठीक है, और हमने एक डायरेक्शन के अंदर क्या लगाया? फोर्स लगाया। हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये हमारी डायरेक्शन है, और हमने इस डायरेक्शन में यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये मान लीजिए, और हमारा फोर्स का जो अप्लाइंग डायरेक्शन है वो हमारी ये है। ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाया, मतलब ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे, तो जैसे ही ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये एक डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये ए पॉइंट पे है, अब यहाँ पर एक बी पॉइंट है हमारे पास। अगर हमारी बॉडी जो है वो इस बी पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गई है, तो हम कहेंगे कि हमने कुछ वर्क करा है, ये हमारा वर्क है। हम इसी के बारे में अभी जानेंगे। देखो बेसिकली क्या है वर्क, तभी कहा जा सकता है। वर्क की दो कंडीशंस होती है। पहला कि वर्क के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होना जरूरी है किसी भी बॉडी के लिए। मतलब वर्क कब कम माना जाएगा? वर्क हम तब कहते हैं जब कोई भी बॉडी है हमारे पास, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो, पहली चीज। दूसरा क्या है कि हम, दूसरा रीजन है कि कोई भी जो बॉडी है, जिस बॉडी के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं अपने फोर्स को, वो एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पर कुछ डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में क्या करे? फॉलो करे। मतलब यहाँ पे यही देखो, यही कहा है ना, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, एंड द बॉडी मूव थ्रू, जो बॉडी है वो मूव कर रही है। ठीक है, सम डिस्टेंस, कुछ दूरी, सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन के अंदर बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब जैसे कोई भी चीज आप यहाँ पे मान लो, ये बोर्ड है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे में सरका दीजिए, चल गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, ठीक है, कि हमने कुछ वर्क करा है। ठीक है, जब तक आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है, और उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करी है, तब तक हम नहीं कह सकते कि फोर्स लगा है, या सॉरी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई वर्क करा है। अब देखो वर्क की एक छोटी सी कंडीशन ये भी है कि जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर मैं, जैसे ये पेन इस यहाँ पर है और मैंने इसको उठाकर ऐसे लगा, अब मैंने फोर्स तो लगाया है, बट इसने कोई डिस्टेंस कवर करा? इसने वर्टिकल डायरेक्शन में तो करा है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कोई भी काम, मतलब डिस्टेंस कवर नहीं करी है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सर वर्क हुआ है या नहीं हुआ? या ये मान लीजिए जैसे कूली होते हैं, अपने हमने कोई भी सामान उठाया, कूली मान लो, हम मान लो, खुद मान लो, ठीक है, हमने कोई भी सामान उठाया, अपने सर पे रखा और हम चलने लग गए। ठीक है, या हम वहीं खड़े हैं, स्टेशनरी कंडीशन, चलने लग गए तो डिस्टेंस कवर हो गई ना। हमने फोर्स लगाया, हमने ऊपर उठाया, हमने अपने सर पे रखा और हम खड़े हैं बस। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी वर्क हुआ है? तो हम कहेंगे बेटा नहीं, यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि वर्क की दो कंडीशंस है। पहला फोर्स अप्लाई होना, और सेकंड सम डिस्टेंस, कुछ दूरी जो है
वो डिस्टेंस उसकी कवर होनी चाहिए, जो कि वहाँ पर नहीं हुई, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे वर्क नहीं हुआ। बट बेसिकली हमारी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है। अब इसी डेफिनेशन को जब हम मैथमेटिकली देखते हैं तो हम कहते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस को यहाँ पे एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। यहाँ पे लिखेंगे तो W इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एफ एस कोस थीटा। तो ये हमारा जो है वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ चुका है। अभी हम देखेंगे कि वर्क और कैसे काम करता है। चलो तो देखो बच्चों, अब हमारे सामने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ चुका है। वो क्या है? नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखो जो वर्क है हम करते हैं, ठीक है। हमने कोई भी बॉडी के ऊपर एक वर्क करा, ठीक है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी, ये हमारा वर्क हो गया। अब यही जो वर्क है ये अलग अलग सिचुएशन के अंदर क्या बिहेवियर इसका क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। यही यहाँ पे है, देखो नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस के अंदर जो वर्क का नेचर है वो कैसा होता है। देखो बेसिकली वर्क का नेचर 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो अभी हम 2 देखते हैं, फिर उसके बाद अगला देखेंगे। तो हमारा पहला है पॉजिटिव वर्क। कोई भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क कब आएगा? देखो सिंपल है, हमने एक बॉडी के ऊपर, ये बॉडी आप मान लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या लगाया, एक फोर्स अप्लाई करा, तो मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, बॉडी भी इसी डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर कर रही है, ये पॉजिटिव वर्क, ठीक है। देखिएगा, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हैज ए कंपोनेंट, जिसका एक फोर्स का जो कंपोनेंट है, तो क्या होता है हमारा फोर्स का कंपोनेंट? फोर्स का कंपोनेंट होता है एफ कोस थीटा, ठीक है। कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमने फोर्स लगाया और उसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। तब फोर्स जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? W बराबर एफ एस कोस थीटा इक्वल्स टू ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, जो कि ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा, देखिएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स है और ये हमारा अपोजिट, ये आगे चल रहा है, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 के इक्वल या उससे ज्यादा होगी और 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, बट जो 90 डिग्री है उससे लेस देन होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है वो थीटा के ग्रेटर देन है, यहाँ पे बताया। तो देखो अभी आता है हमारे पास नेगेटिव वर्क। जो नेगेटिव वर्क है ये क्या है? इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो अब हमारे पास एफ कोस थीटा है, ये हमारे पास एफ कोस थीटा जो है ये अब किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब क्या है? क्या आपने फोर्स अप्लाई करा है एक डायरेक्शन में बट बॉडी वर्क कर रही है दूसरे डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अलग होंगी। उस डायरेक्शन के अंदर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो वर्क है वो कैसा है? नेगेटिव। देखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज नेगेटिव, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे W बराबर एफ एस कोस थीटा इक्वल्स टू ए नेगेटिव वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या होगी? एक नेगेटिव वैल्यू होगी। और यहाँ पर जो हमारे पास थीटा आता है, थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो 90 डिग्री से ज्यादा होगी, बट 180 डिग्री के इक्वल या उससे थोड़ी कम होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ये इसने बताया। अब हमारे पास आ जाता है जीरो वर्क। हम कब कहेंगे कि कोई भी वर्क नहीं हुआ है? तो देखो बच्चों, हमारा जो तीसरा वर्क है वो क्या है? वो है हमारे पास वर्क, जीरो वर्क। हम कब कहेंगे कि हमने कोई वर्क नहीं करा? जीरो वर्क का मतलब यही है। देखो दो सिचुएशन है। पहली ये है कि आपने ना तो फोर्स लगाया ना आपने किसी चीज को डिस्प्लेस करा, ठीक है, तो वर्क क्या है? जीरो। मैंने कोई काम ही नहीं करा तो जीरो। बट अगर हम देखें इन ए डेफिनेशन फॉर्म तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो इफ द फोर्स गेट
डिस्प्लेस्ड अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब अपना वर्टिकल डायरेक्शन मान लो, ठीक है। हमने कोई भी चीज ली, उसको हमने ऊपर की तरफ ऐसे उठाया, ठीक है, हमने फोर्स तो लगाया, बट इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर नहीं है, वाई एक्स डायरेक्शन के अंदर है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम यहाँ कहेंगे कि इसने कोई भी वर्क नहीं करा। अब देखिए आगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो। तो हमारे पास हम क्या कहेंगे कि जो हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, वो क्या है, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो हम कहते हैं कि जो भी वर्क हुआ है वो जीरो है। अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क। हम अभी देखेंगे कि जो डायमेंशन जो वर्क है उसकी डायमेंशन क्या होती है और उसका यूनिट क्या है। उससे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए क्या आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, W बराबर F डॉट S, ये हमने देखा है, हमारा फॉर्मूला यही बनता है। जो फोर्स है यहीं से हम निकालेंगे अपना, इसका यूनिट भी निकालेंगे और इसकी डायमेंशन भी। तो जो फोर्स होती है इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, M1 L1 T-2 इनटू, और जो S मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, L, तो यहाँ पर L आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो आएगी M1 L2 T-2। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी डायरेक्शन, सॉरी ये इसकी क्या आ गई, हमारे पास डायमेंशन आ गई है, ठीक है, ये हमारी डायमेंशन हो गई। यहीं से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। हमें पता है जो फोर्स होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर के थ्रू लिखते हैं। तो W इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये यूनिट आ जाती है, लेकिन न्यूटन और मीटर मिलकर क्या बनाता है, जूल। और बेसिकली जो वर्क होता है उसको जूल के थ्रू ही हम डिनोट करते हैं, कि हम बताते हैं कि जूल जो है वो वर्क की एक यूनिट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, देखिएगा, वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर हम जो वर्क डन है उसके जो भी वर्क है हमारा, उसका हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में होते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो हमारा है F इक्वल्स टू, हमारे पास सॉरी W इक्वल्स टू F डॉट S होता है। यहाँ पर जो F जो है इसका जो कंपोनेंट आ जाएंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z, ठीक है। ऐसे ही s के कंपोनेंट आ जाएंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z, ठीक है। ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। बेसिकली अगर थोड़ा और अलग इनको डिफरेंस शेड करना चाहो तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, देखिएगा थोड़ा और सही से अगर देखें, क्योंकि दोनों x और y एक सिमिलर टाइप बन गए हैं, तो हम इसको थोड़ा ऐसे और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो f इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ऐसे ही हम s को डिनोट कर देते हैं एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम ये हमारे पास एक्स वाई जेड का जो ना हमारी डायरेक्शंस है उनके अंदर हमारे कंपोनेंट्स हो गए। तो हम इनको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, देखो W इक्वल्स टू एफ की वैल्यूज पुट कर दें, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, ये हमारे पास आ गया। इसको और सही से अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, W बराबर एफ एक्स एस एक्स आई कैप, ठीक है,
इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, प्लस, बट आई डॉट आई तो 1 बन जाएगा, प्लस, सॉरी देखो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गए हमारे पास, ठीक है। लेकिन देखो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर सर ये आई कैप और जे कैप कहाँ गए, आई जे के जो हमारे जो यूनिट वेक्टर्स थे ये कहाँ गए, तो देखो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई को आई से जब मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब आई डॉट आई आता है हमारा 1, जे डॉट जे हमारा 1, और के डॉट के भी हमारा क्या होता है 1 होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो देखो बच्चों हमने इतना पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी करे ना, तो देखो अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 1998 का है, ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ए फोर्स F इक्वल्स टू के वाई कोष्टक में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ पर जो के दिया हुआ है ये क्या है, हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले नेगेटिव का साइन है, ठीक है। कांस्टेंट एक्ट ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, कोई पार्टिकल है, ये जैसे ये हमारा एक्स प्लेन है और ये हमारा वाई प्लेन है, और वो एक्स और वाई प्लेन के अंदर चल रहा है, ठीक है। इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस टू ए पॉइंट ए ओ, तो पॉजिटिव एक्स ए जीरो, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ ले, तो हमारे पास इतना, ये देखो ये अपना ए मान लेते हैं, तो ये जो अपना पॉइंट हो जाएगा ए जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड द पार्टिकल एंड देन पैरेलल टू द वाई एक्सेस टू, y axis to the point a a, तो ये जैसे a, और यहाँ पर आप ये मान लो, यहाँ पर ये जो अपना दूसरा पॉइंट जो हुआ, ठीक है, ये अपन क्या मान लेते हैं, इस दूसरे पॉइंट को a मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा वो पॉइंट होगा, हमने माना है। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो जो पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है हमें वो फाइंड करना है। तो देखो इसको यहाँ ना लेकर आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, लगभग यहीं कहीं होगा, इसी के आसपास, यहाँ मान लो, ठीक है, ए ए, ठीक है, यहाँ मान लो आसपास ही होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। उससे पहले देखो हमारे पास दो पोजीशन आ गई है, एक एक्स डायरेक्शन के अंदर और एक वाई डायरेक्शन के अंदर। तो हम देखो R1 इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये हम लिख सकते हैं। ऐसे ही R2 आ जाएगा, R2 इक्वल्स टू, ये देखो ये हमारे पास सेकंड पोजीशन है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं R2 मतलब ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें क्या है, हमें फोर्स निकालना है, तो हमें हमें टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, टोटल वर्क डन निकालना है। तो हमें पता है W इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू S, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें S मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए S इक्वल्स टू R2 माइनस R1 इक्वल्स टू, देखो आगे क्या होगा, R2 की वैल्यू पुट करते हैं, ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए जे कैप, ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये बच गया, ये हमारा क्या है, एस है, ठीक है। और एफ हमें दिया हुआ है, देखो शुरू में, ठीक है, एफ हमारे पास पहले से ही है, एफ हमारे पास है। अब हम एफ की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिएगा एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के कोष्टक वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये हमारे पास है। किसकी वैल्यू है ये हमारी एफ की वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे अपने, जो अपना फॉर्मूला है ये
W बराबर एफ एस, ठीक है। तो W इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के कोष्टक वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये हमारा कोष्टक बंद हो गया, इनटू में हमारे पास क्या आ गया ए जे कैप, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं आगे, अब देखो अब हम इसको अंदर भेजते हैं, इसको अंदर भेजेंगे तो डॉट है वैसे यहाँ पर, ठीक है। आई कैप का कोई भी अपने पास प्रोडक्ट है नहीं, जे कैप का है तो सिर्फ जे कैप का लेंगे, आई कैप को हम भूल जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे W इक्वल्स टू माइनस के एक्स ए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे सिंपल, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और हम चाहें तो x इक्वल्स टू ए भी लिखेंगे, अगर हम x इक्वल्स टू ए लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा W इक्वल्स टू माइनस के ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो बच्चों देखो एनर्जी क्या होती है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो बेसिक सिंपली अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि हम कोई भी वर्क जब करते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, थक जाती है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारी एनर्जी लॉस होना, कि यार एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो वो चीज जो है वही एनर्जी है। देखिएगा एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी, ठीक है। किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी से डिफाइन करते हैं कि हमने कोई भी वर्क करा है, उस वर्क करने में जितनी हमारी एनर्जी लगी है वो, ठीक है, हम कितना वर्क कर सकते हैं, ठीक है, हमारे वर्क करने की एबिलिटी या कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो देखो जो एनर्जी होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बट आज हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी वो है जब कोई भी बॉडी मोशन के अंदर होती है और उसके वो एक एनर्जी के अंदर आ जाती है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो देखो द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ऑफ वर्ट्यू ऑफ इट्स मोशन, देखो मोशन के बारे में बात कर रहा है ना, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज अगर मोशन के अंदर है और वो एक मोशन के अंदर आने के बाद एक एनर्जी को डेवलप करती है, ठीक है, वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। देखो हम अगर एनर्जी को थोड़ा और अच्छे से जाने तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल वो रेस्ट कंडीशन में है और रेस्ट से हम उसको जब मोशन में लेके आते हैं तो हमें एक वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो वर्क है जो हमने करा किसी भी पार्टिकल या बॉडी को मोशन में लाने के लिए, तो वो हमारी एनर्जी होगी। अब वो बॉडी जो है वो मोशन के अंदर आ चुकी है, तो अब जो हमारी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यही हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो जैसे एक बॉडी है, यहाँ पर ए हो गई, एक ये हो गई बी, ठीक है, मतलब ये ए बॉडी हमारी मान लो, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी है और ये रेस्ट के ऊपर है, किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, ये मोशन MOT, ये हमारी मोशन के अंदर आ गई, ठीक है। सेम बॉडी है, ये पहले रेस्ट पर थी, फिर हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करा जिसकी वजह से ये क्या हो गई, हमारी मोशन के अंदर आ गई है बॉडी। तो अब हम देखो इसके लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हम क्या करें, तो हम हमारा जो मोशन की इक्वेशन हमारी वो यूज करते हैं, v² = u² + 2as। हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर और सही तरीके से लिखा जाए तो हम इसे और अच्छे से ऐसे लिखते हैं, v² - u² = 2as, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब अगर हम आगे थोड़ा और बढ़े तो यहाँ से a की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे हमें पता है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारी ये वाली जो वेलोसिटी, क्योंकि ये इनिशियल है, ये 0 हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं a = v² / 2s। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये हमारी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। और
हमने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ है हम वो भी देखते हैं। हमारा वर्क क्या होता है, W इक्वल्स टू क्या होता है हमारा F डॉट S होता है, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और F इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, F इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू होता है हमारा MA, ठीक है। हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर वैसे भी हमारे पास A की वैल्यू है, इस वैल्यू A को यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो F इक्वल्स टू क्या आ जाता है, M A की वैल्यू पुट करते हैं V स्क्वायर अपॉन 2S, ये आ गया। इस वैल्यू को, ये F की वैल्यू हो गई, इस वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, W इक्वल्स टू M V स्क्वायर अपॉन 2S इंटू S, S से S कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ M V स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी है, जो हमारा वर्क है, ये कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल्स टू हाफ M V स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई। बहुत ही प्यारी इक्वेशन है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आई, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हमारे पास जो टॉपिक है ये है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो देखो, सपोज ए कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m प्रोड्यूस एक्सेलरेशन A इन इट। मतलब हमारे पास कोई m, ठीक है, m मास की एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करा और उस बॉडी ने फिर क्या ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया है, ठीक है। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s, तो उससे कुछ समय बाद, मतलब कुछ टाइम बाद वो एक डिस्टेंस को कवर कर जा रही है, ठीक है। सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम u टू v, तो जो बॉडी है वो पहले इनिशियल वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, फाइनल वेलोसिटी आ गई है v, ठीक है। वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हम ये लिख देते हैं। हम अपनी इस मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज करते हैं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, अब हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 1/2m से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, ठीक है, बोथ साइड में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as इंटू में हाफ m। तो देखो ये जो हाफ m v स्क्वायर है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अपना फाइनल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो एम वी क्या होता है, हाफ एम वी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी फाइनल, ये तो फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आई लिख देता हूँ, इनिशियल इक्वल्स टू, यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो हमारे पास आ जाएगा MAS। और हमें पता है F बराबर क्या होता है, MA। तो यहीं से आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसी को काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू FS, ये आ गया। और हमें पता है FS हमारे पास क्या होता है, इसको थोड़ा और बड़ा अक्षरों में लिखें, FS आ गया है। FS क्या होता है, हमारा वर्क होता है, हमें पता है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्क है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हमारी वर्क थ्योरम है, ठीक है। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास आ गई है, उससे हमारे पास ये जो इक्वेशन। अब हम काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कैलकुलस मेथड के थ्रू देखेंगे। तो देखो अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है, ये अभी रेस्ट के ऊपर है, किस पे है, रेस्ट पे। अब हम इसको कुछ वेलोसिटी देंगे, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसके अंदर एक वेलोसिटी भी आएगी।
तो अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसको इसी डायरेक्शन में दिया गया है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, W बराबर हमारे पास क्या होता है, F डॉट S, F डॉट S होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस। ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। और हम जानते हैं क्या कि F इक्वल्स टू क्या होता है, हम क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू ma, ये होता है। और a के लिए हम क्या जानते हैं, एक एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे s की जगह आप ds ले लीजिए, ठीक है। तो dt a की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पर f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m dv अपॉन dt, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो w बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, m dv अपॉन dt इंटू ds, ठीक है। और हमें पता है, हम इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, w बराबर m dv इंटू में ds अपॉन dt। अगर हम इसको ऐसा लिखें और हमें पता है कि ds अपॉन dt, देखो ds अपॉन dt इक्वल्स टू क्या होता है, v होता है। इसको अगर यहाँ पर पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू m dv v लिख सकते हैं। तो इसको और अच्छे से देखें तो w इक्वल्स टू m v dv, ये हमारा आ गया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो रेस्ट पर था, मतलब वेलोसिटी 0 थी और बाद में कितनी हो गई v, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके ऊपर हम इंटीग्रल करते हैं अपने इसका, तो क्या लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से v m v dv, ये लिख सकते हैं। m को हम बाहर ले लेते हैं, w इक्वल्स टू m 0 से v v dv, v का जो इंटीग्रल करेंगे dv के अंदर होगा ये, तो w इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों हम लिख सकते हैं m v स्क्वायर अपॉन 2 v 0 dv, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो गायब हो जाएगा। तो w इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, m v स्क्वायर बाई 2। इसको हम और अच्छे से लिखें तो w जो है ये हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गई। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारा कैलकुलस मेथड है, ठीक है। इसके थ्रू हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। हमें रिलेशन डिफाइन करना है लीनियर मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिएगा हमारे पास पता है, हमें पता है P इक्वल्स टू mv होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है, ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा काइनेटिक लीनियर मोमेंटम का है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, ये हमें पता है, ये लीनियर मोमेंटम हो गया। तो k इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, ये होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा k इक्वल्स टू हाफ m कोष्टक में m स्क्वायर v स्क्वायर, ये आ गया। और हमें पता है m और v क्या है, हमारे पास p है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो p का स्क्वायर क्यों हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू 1/2 m p स्क्वायर। यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2km, यह आ जाएगा। और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2km, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और
लीनियर मोमेंटम का रिलेशन आ चुका है। तो देखो बच्चों, अब हम एक बहुत ही सुंदर सवाल लेके आए हैं। ये हमारा IIT 2018 का क्वेश्चन है, एडवांस का। तो देखो क्या है क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली at rest at the origin. It is subjected to a force on and start moving along the x-axis. मतलब हमारे पास कोई मास m का एक पार्टिकल है, ठीक है, जो इनिशियली कहाँ पर रखा हुआ है, अपने पास रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है। उसके ऊपर जो F फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो वो स्टार्ट करता है मूविंग, मतलब चलना स्टार्ट करता है, मूविंग उसकी स्टार्टिंग हो जाती है किसमें, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होती है। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के जो चेंज होती है, चेंज विद टाइम एज डीके अपॉन dt इक्वल्स टू गामा टी। ये यहाँ पर गामा टी है हमारा, ठीक है, मतलब डीके अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे गामा टी दी हुई है। वेयर गामा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। जो गामा है वो हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इनमें से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें कई ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे। तो देखना, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। जो फोर्स हमने अप्लाई करा है क्या वो कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो स्पीड है पार्टिकल की, जो स्पीड है क्या वो प्रोपोर्शनल है टाइम के लिए। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। जो डिस्टेंस है, ठीक है, पार्टिकल की जो डिस्टेंस है क्या वो टाइम के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो फोर्स इज कंजर्वेटिव, और फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, डीके अपॉन, यहां से लिख रहा हूं सॉल्यूशन, डीके अपॉन dt इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, गामा गामा टी, ये हमें दिया हुआ है। और हमें पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अगर हम इसकी इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू गामा टी, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो हाफ एम बाहर आ जाएगा, सॉरी हाफ एम, और वी स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2v dv, ठीक है, अपॉन dt इक्वल्स टू गामा टी। हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारा 2 से हमने 2 को यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो अब हम एक काम करते हैं, इस t को इधर भेज देते हैं, dt को इधर भेज देते हैं और m को इसके नीचे इधर भेज देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, हाफ तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, v dv इक्वल्स टू गामा टी अपॉन m इंटू में dt। हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल कर लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू गामा टी गामा m, और t का अगर हम करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएट आ गया, 2 से हम 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू गामा m टी स्क्वायर, और v इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट गामा अपॉन m इंटू में टी स्क्वायर अंदर आएगा, बाहर जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पहला आंसर। तो देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है वो टाइम के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो देखो हमारी जो ये स्पीड, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको और आगे हम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, मैं इसी को फिर से मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, हमें पता है कि हमें क्या पता है, देखो अब हम फोर्स के लिए देख लेते हैं। तो ये देखो
यहाँ पे पहला ऑप्शन है ना, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, फोर्स जो है वो कांस्टेंट है या नहीं हम वो देख लेते हैं। तो देखो हमें पता है ए बराबर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, तो हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। तो a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट गामा अपॉन m इंटू में t अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम फिर से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या करना होगा हमें, एक मिनट मेरे को दीजिएगा। अब देखिएगा, अब बच्चों हम फोर्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला ऑप्शन है कि फोर्स कांस्टेंट है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ए फोर्स को क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, ठीक है। और dv अपॉन dt होता है। v की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो a इक्वल्स टू d अपॉन dt अंडर रूट गामा अपॉन m इंटू में t, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, t का dt के साथ करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू अंडर रूट गामा अपॉन m, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है f इक्वल्स टू क्या होता है, ma, f इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। a की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू अंडर रूट f इक्वल्स टू m अंडर रूट गामा अपॉन m। अब हम अगर इसे m को अंदर लेके जाएंगे तो हमें m स्क्वायर के रूप में जाना पड़ेगा, तो सीधा डायरेक्ट हम m से m कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इक्वल्स टू अंडर रूट गामा m, ठीक है। ये हमारे पास आ जाए, ठीक है, f के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो भी क्या है कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, हमारा जो ये वाला ए वाला सेक्शन है ये भी सही हो जाएगा कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो हमारा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो अप्लाई किया हुआ फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, जब फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ गई, तो हम एक सिंपल सी थ्योरी जो कंजर्वेशन लॉ है हमारा वो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो द फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो फोर्स कांस्टेंट होगा तो फोर्स ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव भी हो जाएगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा बी वाला सी वाला सेक्शन है, जो तीसरा वाला है कि द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, क्या ये हमारा सही है या नहीं है। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए दिखा रहा है, तो देखो इसको मैं गायब कर दे रहा हूं। अब देखो हमारे पास क्या है, b कोस को हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, ये हम लिख सकते हैं। अब हम b की वैल्यू जो हमारी वो डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट गामा अपॉन m इंटू में t, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इस t को अगर हम इधर भेज दें तो हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं, dx इक्वल्स टू अंडर रूट गामा अपॉन m इंटू में t dt, ये आ जाए, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल्स टू अंडर रूट गामा अपॉन m इंटीग्रल t dt। तो अब हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू अंडर रूट गामा अपॉन m, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस थी और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के, बट टाइम जो है वो स्क्वायर के अंदर आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं बताया गया, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद
टाइम लीनियर नहीं बताएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बी एंड डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो बच्चों अभी हमारे पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो देखिएगा, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट x। ये हमारी इक्वेशन है वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू d विल बी। तो हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है, पहली चीज तो ये होगी। और हमारे पास x जो डिस्टेंस है वो एक तो 0 है और दूसरा हमारा क्या है, d है। और हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है क्या, v इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट x, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें इस क्वेश्चन ने हमें खुद बताया है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है डिस्टेंस के साथ इस इक्वेशन के थ्रू, ये इसने बताया है। तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है पहले हम वो देखेंगे। तो हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन v इक्वल्स टू अंडर रूट x, अल्फा अंडर रूट x और x इक्वल्स टू 0 और एक बार x इक्वल्स टू दिया हुआ है d। ये दो चीजें हमारे पास है। ठीक है, अब देखो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा अंडर रूट x, सॉरी x की जगह तो हमें 0 रखना है, तो अंडर रूट x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब हम x की जगह पे क्या रखेंगे, d को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट d, एक ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो देखो ये इनिशियल हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं आगे। ठीक है, देखो अब हमें पता है वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू किसके इक्वल्स होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये होगा हमारे पास, इसको I से नोट कर देते हैं। तो फाइनल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू हाफ m, v की वैल्यू यहाँ पर अल्फा अंडर रूट b का होल स्क्वायर माइनस हाफ m, v की वैल्यू यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसको अच्छे से अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 m अल्फा स्क्वायर d, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, देखो ये C वाला m अल्फा स्क्वायर d/2, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल था, कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर था। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम x टू x इक्वल्स टू 2 मीटर टू x इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, मतलब एक हमारे पास एक फोर्स आ गया है, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, ये मतलब हमने एक फोर्स लगाया किसी बॉडी के ऊपर और जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हुई है 2 मीटर से 4 मीटर तक। ठीक है, तो वर्क डन जो है, वर्क डन बाय द फोर्स, दिस फोर्स इज, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, W इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्क डन लिखना है। तो F हमारे पास है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू में dx क्या है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो। ठीक है, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल कर लेते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रल करते हैं, तो इंटीग्रल dw ले लेते हैं इसको। तो dw इक्वल्स टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करना होगा, हमें 2 से 4 मीटर तक करना है, तो 2 से 4। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू में dx। अब देखो इसका क्या आता है,
इसका आ जाएगा डी डब्ल्यू का डब्ल्यू इक्वल्स टू, इसको जब हम करेंगे तो 3x³ प्लस 2x² 2 माइनस 5x, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 4, ये 3 से हमारा 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो w इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x³ प्लस x² माइनस 5x, ये ऐसे हो जाएगा, और 4 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखो w इक्वल्स टू 4³ प्लस 4² माइनस 5 इंटू 4 माइनस 2k³ प्लस 2k² माइनस 5 इंटू 2। अब देखो, अब हम करते हैं 4 का क्या हो जाएगा 48, 15, 64 प्लस 16 माइनस 20, ठीक है, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 10, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, देखो 60, एक मिनट, अब यहाँ पे आएगा 60 माइनस इसका ये 8 और 4 12, 12 माइनस 10 2, इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 58 जूल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 58 जूल। तो बच्चों देखो, अब हमारे पास अगला सवाल आ चुका है, ये क्या है देखेंगे। When kinetic energy of a body become 36 times of its original value, the percentage increases in the momentum of the body will be। तो देखो हमें परसेंटेज, मोमेंटम की जो परसेंटेज है वो हमें निकालनी है। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिकम मतलब ज्यादा है, 36 टाइम ज्यादा है फाइनल एनर्जी। जो फाइनल एनर्जी है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो 36 टाइम है काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, ये हमें पता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन हमें एक चीज और भी पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, मैंने आपको ये टॉपिक बताया भी था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है हमारा, उसका एक रिलेशन है। वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू P²/2m, ये होता है, ठीक है। इसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो P² फाइनल अपॉन 2m इक्वल्स टू 36 P इनिशियल का स्क्वायर बाई 2m से हम 2m को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, P² फाइनल इक्वल्स टू 36 P इनिशियल का स्क्वायर। अब हम अगर इसको फाइंड करें, P फाइनल इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट करते हैं 36 P इनिशियल का स्क्वायर, तो हमारे पास जो आता है P फाइनल इक्वल्स टू 36 का 6 हो जाएगा, 6 P इनिशियल, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है परसेंटेज के लिए वो क्या होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस मोमेंटम का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो PF माइनस P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इनटू में अपना 100%, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो PF है, इसकी जगह पे हम PI जो है 6PI को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6P इनिशियल माइनस PI अपॉन PI इक्वल्स टू, सॉरी इनटू में 100%। अब देखो जहाँ से 6PI है, 6PI में से ये जो PI है ये माइनस होगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 5PI, तो हमारे पास आ जाएगा 5PI अपॉन PI इंटू 100%, ठीक है।
तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हमारे पास पी से पी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा 500% हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैं अब इस क्लास को यही समाप्त करना चाहूंगा। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।